नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 110 है, पार्ट नंबर 109 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये यहाँ पर आपको 45 लेकर है 58 हो रहा है, 58 से 63 हो रहा है, 63 ले 76 हो रहा है, 76 से 81 हो रहा है, 81 से 94 हो रहा है और 94 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि यहाँ पर 45 लेकर है 58 रहा है, यानी 45 में अगर यहाँ पर आपको 13 को जोड़ देंगे 58 आ जाएगा। और 58 से क्या लिख रहे हैं, 58 से 63 लिख रहे हैं, 58 में अगर 5 को जोड़ देंगे 63 आ जाएगा। और 63 ले क्या लिख रहे हैं, 76 लिख रहे हैं, तो 63 में भी यहाँ पर 13 को जोड़ देंगे तो 76 आ जाएगा। और 76 से क्या लिख रहे हैं, 85 लिख रहे थे, 76 में भी यहाँ पर आपको 5 को जोड़ देंगे 81 आ जाएगा, ठीक ना। और 81 से क्या लिख रहे हैं, 94 लिख रहे हैं, 81 में भी यहाँ पर आपको 13 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको 94 आ जाएगा। अब 94 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे, जो अगला संख्या क्या होगा, तो यहाँ पर 5 को जोड़ेंगे, ठीक ना। यहाँ पर आपको 99 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 99 हो गया। तो 99 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 9 जो है ना यहाँ पर 126 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 7 जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे सम्मिलित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 9 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 126 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 7 को भी रखेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। 9 का क्या करते हैं, एक बार अस्वीकार करते हैं। अगर मान लीजिए ठीक है 9 का अस्वीकार करेंगे, फिर यहाँ पर आपको 9 को जोड़ देंगे और यहाँ पर आपको 5 ले गुना कर लेंगे। कैसे हो गया, देखिए यहाँ पर 99 81 हो गया, ठीक है। और 81 में 9 को जोड़ते हैं, फिर यहाँ पर आपको 5 को गुना करेंगे तो यहाँ पर आपको 81 के 81 हो गया। 9 5 कितना गया, 45, ये 45 को जोड़ देंगे। देखिए तो यहाँ पर 5 4 कितना गया, और देखिए 5 और 1 ही दिख रहा है, तो कितना गया, 6 आ गया। तो जिससे यहाँ पर आपको 126 आ जाएगा। 126 यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार से 7 को भी रखेंगे, ठीक है ना। देखिए 7 दिख रहा है तो 7 का भी अस्वीकार कर देंगे और 7 को जोड़ देंगे और यहाँ पर 5 ले गुना कर लेंगे, 5 अपने से गुना कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 7 49 हो गया और यहाँ पर 7 5 35 हो गया, ठीक है ना। 35 और 49 को आपस में जोड़ते हैं। देखिए अगर 9 में 5 को जोड़ेंगे तो 14 के 4 हाथ में अगर 1 हो गया, ठीक है। 4 3 7 7 1 हंसी लिए 8 आ गया, यानी 84 आ गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा, 84 हो जाएगा। तो 84 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें बोल रहा है कि जॉन अपनी कक्षा में नीचे से 20वें और ऊपर से 33वें स्थान पर हैं, तो उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जॉन है, जॉन अपनी कक्षा में जो है ना वो यहाँ पर देखिए नीचे से क्या दिख रहा है, 20वें स्थान पर, और ऊपर से क्या दिख रहा है, 33वें स्थान पर। तो बताना क्या है कि उनके माने उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और देखिए यहाँ पर आपको 3 अगस्त ले, ठीक है, 3 अगस्त 2026 ले आपको रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट हो गया है, ठीक है। जो आपको यहाँ पर देखिए जो 3 अगस्त के पहला शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, जो तीनों शिफ्ट से आपको देखे हैं, आपको इस तरह का सवाल ना हर में इसमें जितने सवाल लेकर आए इस तरह का सवाल आपको फंस रहा है, ठीक है ना। इसके आपको अच्छा से देखकर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए तो सवाल इसमें बोल कर है, देखिए ये बोल रहा है कि जॉन अपने कक्षा में, यानी ऊपर नीचे से क्या दिख रहा है, 20वें स्थान पर है, यहाँ पर 20वें स्थान पर देख लेंगे, ठीक है। और ऊपर से 33वें स्थान पर है, तो यहाँ पर आपको 33वें स्थान पर देख लेंगे।
उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। जब कुल कक्षा में विद्यार्थी पूछेगा तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और -1 कर लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ते हैं। जब जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 3 एकम 3 हो गया और 3 दू 5 आ गया, 53 आ गया। 53 में से 1 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 52 आ गया। यानी उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 52 गए। तो 52 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी निश्चित कूट भाषा में यानी TOU R को 41 39 और यहाँ पर BRUT को यानी 43 18 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उस भाषा में यानी बी के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में, ठीक है ना, यानी TOUR को यहाँ पर आपको 41 और 39 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में देखिए BRUT को यहाँ पर 43 और 18 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में बताना है कि बी का कूट कैसे लिखा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले ना यहाँ पर इन शब्द को लिखते हैं। देखिए यहाँ पर T दिया है और O दिया है, ठीक है, U दिया है और R दिया है। इनको क्या लिख रहे हैं, तो 43 नहीं सॉरी 41 जो है ना, 41 और 39 के रूप में लिखा जाता है उसी कूट भाषा में। देखिए उसी कूट भाषा में यहाँ पर BRUT इनको भी क्या लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको 43 और 18 दिया है। उसी कूट भाषा में बताना है कि बी को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए इस तरह के सवाल में क्या होता है, इस तरह के सवाल में देखिए ए आपको यहाँ पर अक्षर दिख रहा है, ये संख्या दिख रहा है। अक्षर को अक्षर में कौन मिलाएंगे और संख्या को संख्या में कौन मिलाएंगे, जो आपको कॉमन मिल जाएगा वही आपको आंसर होता है। जैसे देखिए इसमें T दिख रहा है, इसमें T दिख रहा है, इसमें U दिख रहा है, इसमें U दिख रहा है, इसमें R दिख रहा है, इसमें R दिख रहा है, लेकिन कॉमन हमको क्या दिख रहा है, इसमें O दिख रहा है, इसमें B दिख रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से क्या करेंगे, संख्या में भी कॉमन मिलाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, लेकिन देखिए इसमें आपको 9 कॉमन हो गया, इसमें आपको 8 को कॉमन हो गया। लेकिन आपसे क्या पूछा है, आपसे बी क्या पूछा है, तो बी के लिए देखिए यहाँ पर कूटा गया, तो बी का कूट क्या हो जाएगा, 8 हो गया। तो 8 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको 2 समुच्चय दिए, इन दोनों समुच्चय जिस प्रकार से आपस में संबंधित है उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से एक समुच्चय जो है ना इन दोनों को जैसा कैसे आपको संबंधित दिख रही है। देखिए ये सवाल कब पूछा गया है, यानी 9/1/2026 में सेकंड शिफ्ट का एक सवाल पूछा गया। रेलवे ग्रुप डी के जब एग्जाम हुआ था 2026 में, 1 यानी जनवरी में, आपको इसी का सवाल ये पूछा गया है, ठीक ना। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका होता है इन दोनों का आपस में देखते हैं कि किस प्रकार से आपस में संबंधित दिख रही है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर आपको 32 लिख रहा है, ठीक है, और 32 हो रहा है, फिर 16 हो रहा है, फिर 8 हो रहा है। एक कैसे हो रहा है, देखिए 32 में क्या करते हैं 2 से भाग करेंगे तो 16 आ गया, और 16 में भी क्या करते हैं 2 से भाग करेंगे, ठीक है ना, 2 से भाग करेंगे तो 8 आ गया। उसी प्रकार से इसको भी रख के देख लेते हैं। यहाँ पर आपको 48 दिख रहा है, ठीक है ना, ये 24 दिख रहा है, और फिर यहाँ पर आपको 12 दिख रहा है। देखिए 48 में 2 से भाग करेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपको 24 दिख रहा है, 24 में भी 2 से भाग करेंगे तो कितना गया है, ये 12 आ गया है। उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो एक ऑप्शन है ना जो इन दोनों के जैसे आपको संबंधित दिख रही है। तो ऑप्शन ए को देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए को देखते हैं। तो ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको इतना दिख रहा है, यानी 56 दिख रहा है, 156, फिर 78, फिर यहाँ पर आपको 39 आ गया। देखिए 156 में क्या करते हैं 2 से भाग करेंगे, जब 156 में 2 से भाग करेंगे 78 आ जाएगा, और 78 से क्या करेंगे 39 आ रहा है, तो 78 में 2 से भाग करेंगे 39 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना इन दोनों के जैसे आपको समझ दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये बोल रहा है कि गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यहाँ पर दिया है कि एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में आपको बताना है क्या सवाल। देखिए यहाँ से पूछा है ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक तथा ठीक और बाद में सम संख्या है, यानी सम अंक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक ना। यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए
तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दे दिया है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है। सवाल देखिए यहाँ से पूछ रहा है, इस सवाल में पूछा है कि ऐसे कितने विषम अंक हैं, तो यहाँ पर आपको विषम रख लेंगे। ठीक है ना, विषम अंक दिख रहा है। ठीक है, विषम अंक हो गया है, यानी इन श्रृंखला में बताना है कि ऐसे कितने विषम अंक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक है, जिनमें से प्रत्येक के पहले भी क्या दिख रहा है, एक विषम अंक दिख रहा है। ठीक है, ये विषम अंक हो गया, विषम अंक है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि विषम अंक हैं और ठीक बाद भी एक सम अंक है। बाद में क्या दिख रहा है, एक सम अंक दिख रहा है। ठीक है, सम अंक दिख रहा है। ठीक है ना, सम अंक हो गया है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब होगा कि इन श्रृंखला में बताना है कि कितने ऐसे विषम अंक हैं जिनके पहले एक विषम अंक है, बाद में एक सम अंक है। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर विषम अंक को ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यानी विषम संख्या है, विषम अंक हो गया। इसके बाद पहले भी एक विषम अंक हो गया, इसके बाद में एक सम संख्या दिख रहा है। ठीक है, आप फिर उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करते हैं, और देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, ये विषम संख्या दिख रहा है, उसके पहले भी एक विषम संख्या, उसके बाद भी एक असम संख्या क्या है, 2 को दिख रहा है, और इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी 2 को दिख रहा है, यानी 2 ऐसी विषम अंक है जिसके पहले विषम अंक है, जिसके बाद में एक सम अंक है। तो यहाँ पर 2 को दिख रहा है, तो 2 ऑप्शन नंबर किस में दिए, बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यहाँ पर आपको लोहा जो है ना एक धातु से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि ऑक्सीजन जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि लोहा जो आपको धातु से समित है, तो लोहा एक क्या है, धातु है, लोहा एक यानी धातु है। ठीक है ना, लोहा एक धातु है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन एक क्या है, ऑक्सीजन एक यहाँ पर आपको गैस है, क्या है, यहाँ पर गैस को रख लेंगे। ठीक है ना, एक गैस हो गया। और देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर लोहा एक धातु है, उसी प्रकार से ऑक्सीजन एक क्या है, गैस है, तो यहाँ पर गैस भरा जाएगा। तो गैस को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए 6 मित्र है, यानी जॉन, एक्सेल, ठीक है, एलेक्स है और प्रियंका, और यहाँ पर समीर दिया है, रोहित दिया है और नील है। ठीक है, एक गोल मेज और परित केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, यानी एलेक्स और प्रियंका दोनों का निकटतम पड़ोसी जॉन है। ठीक है, समीर प्रियंका के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी नील समीर के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। नील और ठीक है, नील के ठीक बाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा है, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 6 मित्र दिया है। ठीक है, जिसमें जॉन दिया है, एलेक्स दिया है और प्रियंका दिया है और समीर दिया है और रोहित दिया है और नील दिया है। इन देखिए यहाँ पर आपको दिया है एक गोल मेज परित उसे केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर आपको एक गोल मेज परित इसमें बना दिए, एक केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हुए। देखिए यहाँ पर केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हुए 6 गो। ये बोल रहा है कि देखिए एलेक्स और प्रियंका के दोनों का निकटतम पड़ोसी जॉन है। एलेक्स और प्रियंका, एलेक्स दिख रहा है और प्रियंका दिख रहा है, इन दोनों के बीच में कौन है, यहाँ पर जॉन एक क्या दिख रहा है, ये दोनों आपको यहाँ पर आपको निकटतम पड़ोसी दिख रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि समीर प्रियंका के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। जो समीर है ना वो प्रियंका, तो प्रियंका ही है। प्रियंका के देखिए यहाँ पर आपको प्रियंका के बाईं ओर, तो प्रियंका के बाईं ओर कौन बैठा है, प्रियंका और नहीं समीर और प्रियंका। तो समीर देखिए यहाँ पर है, प्रियंका यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में यानी रोहित बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, रोहित नीला बैठा है, रोहित क्या बैठा है, यानी दोनों का बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, समीर और प्रियंका के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो यहाँ पर आपको दूसरे स्थान पर बोल रहा है ना, तो दूसरा स्थान पर देखिए फिर से समझते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि समीर है, समीर जो ना समीर है वो प्रियंका के बाईं ओर, और यहाँ पर देखिए जो समीर है वो प्रियंका के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो प्रियंका के बाईं ओर दूसरे स्थान पर समीर बैठा है, यहाँ पर समीर है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि नील समीर के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। जो नील है नील वो समीर के बाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है। तो समीर के बाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा है, नील बैठा है, यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए बोल रहा है कि नील के ठीक बाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा है, तो नील के बाईं ओर पड़ोस में ठीक कौन बैठा है, एलेक्स बैठा है।
LX हो जाएगा, ठीक है ना। तो LX को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखें उस विनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को तना कि आपस में कैसे समझते हैं और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। यहाँ पर बोल रहा है देखिए परिवार दिया है, माता पिता दिया है और बच्चे दिए है। इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको परिवार दिख रहा है। क्या दिख रहा है, परिवार। तो सबसे पहले यहाँ पर परिवार में रखते हैं, ठीक है ना, परिवार हो गया, ठीक है। परिवार के अंदर में माता पिता भी आते हैं और परिवार के अंदर में बच्चे भी आते हैं। देखिए तो यहाँ पर आपको माता पिता अलग हो जाएगा, बच्चा आपको अलग हो गया। जिससे यहाँ पर आपको क्या रखते हैं, माता पिता को रखते हैं, ठीक है ना, माता ये पिता हो गया, माता पिता इधर आ जाएगा, फिर बच्चे आपको ऐसे हो गया। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, परिवार दिख रहा है, ठीक है ना। परिवार के अंदर में माता पिता आते हैं और माता पिता और यहाँ पर बच्चे भी आते हैं, इन दोनों के आते हैं परिवार के अंदर में। लेकिन माता पिता के अंदर में बच्चे नहीं होंगे, ये आपको अलग हो जाएगा, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम ना देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए रोहित बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो वह अंत में बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना। तो बिंदु ए पर बिंदु पी पर रुक जाता है, ठीक है ना। बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में यानी गाड़ी चलाना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। ये सवाल कब पूछा गया है, देखिए यानी 9/1/2026 में ये सवाल पूछा गया, यानी 2026 में जनवरी में ही सवाल पूछा गया। ये रेलवे ग्रुप डी का 2026 में एग्जाम हुआ था ना, उसके प्रश्न है। देखिए इस तरह के जो प्रश्न है वो आपको 26 यानी 3 अगस्त ले जब रेलवे ग्रुप डी एग्जाम हो रहा है ना, उसमें आपको इस तरह का सवाल पूछेगा, ठीक है ना। अब इसको बनाना कैसे है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि रोहित बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर यानी 15 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। उससे पहले यहाँ पर आपको एक डायग्राम को बना लेते हैं। ये पूर्व होता है, यहाँ पर आपको एक पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। अब बोल रहा है कि देखिए पश्चिम की तरफ 15 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो मानते हैं यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको पश्चिम की तरफ 15 किलोमीटर गाड़ी चला दिए, ठीक है ना, पश्चिम की तरफ 15 किलोमीटर गाड़ी चला दिए, यानी ए को मान लेते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाएं मुड़ते हैं, तो बाएं मुड़ेंगे तो नीचे की तरफ आएंगे। ये कितना चल रहा है, 11 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, गाड़ी चलाता है। फिर बाएं मुड़ता है और यहाँ पर 18 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाएं मुड़ते हैं, ये 18 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक है। और फिर वह बाएं मुड़ता है तो 14 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाएं मुड़ते हैं तो 14 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, ठीक है ना। और इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यानी 14 किलोमीटर हो गया, ठीक है, ये 14 किलोमीटर हो गया। वह अंत में बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाएं मुड़ते हैं तो 3 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, 3 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। और वह बोल रहा है कि और बिंदु पी पर रुक जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर बिंदु पी हो गया, यहाँ पर रुक गया, तो बिंदु ए पर दोबारा पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको पी से ए पर आने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर पी से जब ए पर आ रहा है तो नीचे की तरफ आ रहा है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, तो इधर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये दक्षिण हो जाएगा। ये तो दक्षिण दिख रहा है, तो दक्षिण देखिए ना किस ऑप्शन में दिया है, 2 ऑप्शन में दिया है, ठीक है ना, दक्षिण आ गया है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि ये टोटल कितना दिख रहा है, 14 किलोमीटर है, ये कितना है, 11 किलोमीटर है। तो जब यहाँ पर आपको 14 दिख रहा है, 14 में से 11 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा, यानी 3 किलोमीटर कितना क्या है, ये 3 किलोमीटर, इसका कितने हो गया, ये 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर दक्षिण की तरफ। तो 3 किलोमीटर दक्षिण की तरफ देखते हैं, ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुना और भागक को परस्पर बदल दिया जाए
तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर आए, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों में आपको दो चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं। ये बोल रहा है कि यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, यानी प्लस की जगह पर माइनस प और माइनस की जगह पर प्लस प। देखिए तो प्लस और माइनस को तो प्लस की जगह पर माइनस रखते हैं और माइनस की जगह पर यहाँ पर प्लस रखते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि गुना और भाग को परस्पर बदल दिया जाए, यानी गुना की जगह पर क्या रखते हैं, भागा को रखेंगे, ठीक है, और भाग की जगह पर क्या रखते हैं, गुना को रखते हैं। अब चिन्ह बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए चिन्ह तो बदल दिए, अब समीकरण को सही बनाते हैं। देखिए 89 हो गया, फिर गुने यहाँ पर 8 दिख रहा है, फिर माइनस यहाँ पर 684 दिख रहा है, ठीक है ना। फिर भागा में यहाँ पर 6 दिख रहा है ना, 6 हो गया, फिर प्लस में यहाँ पर आपको 87 दिख रहा है, फिर बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो सबसे पहले भाग का प्रक्रिया होता है इस समीकरण में, ठीक है ना। इस समीकरण में क्या होता है, भाग का प्रक्रिया। इसको क्या करेंगे, काटेंगे। तो कैसे, 6 एक मर्त में, 6 एक मर्त में, तो फिर क्या आ गया यहाँ पर 2 आ गया ना, तो 6 चौक 24। हाँ देखिए 114 मर्त में काट दिए। जब 89 को 8 में भाग करेंगे, सॉरी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब गुना करेंगे तो यहाँ पर आपको कितना गया, 8 9 72 हो गया, ठीक है। 8 8 64, 65 66 67 68 69 70, हाँ देखिए 71 आ गया, 112 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना गया, 712 गया, 712 यहाँ पर दिख रहा है। फिर माइनस क्या करेंगे, 114 करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपको 187 करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए 712 में से 100 क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे, 14 को घटाएंगे। जब 114 को घटा लेंगे तो यहाँ पर आपको 598 बच जाएगा। 598 में क्या करते हैं, 87 को जोड़ लेंगे, ठीक है ना। जब 87 को जोड़ लेंगे तो 6 से 85 आ जाएगा, कितना गया, 685 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, 685 हो जाएगा। तो 685 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्प में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोल कर है, ठीक है ना। इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। कथन बोल रहा है कुछ खरगोश पंख हैं, तो कुछ जो खरगोश है ना वो क्या दिख रहा है, पंख है। तो मान लीजिए यहाँ पर खरगोश रखते हैं, ठीक है ना, यानी खरगोश हो गया, ठीक है। कुछ खरगोश क्या दिख रहा है, यानी कुछ खरगोश क्या दिख रहा है, पंख दिख रहा है। हाँ तब पंखे दिख रहे थे, यहाँ पर आपको पंखे में रख लेंगे, ठीक है। आगे बोल रहा है कि कोई पंखा कार नहीं है, कोई जो पंखा है ना वो कार नहीं है, तो कोई जो पंखा है वो कार नहीं है, ठीक है। आगे देखिए ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। निष्कर्ष पहला में बोल रहा है कुछ खरगोश कार है, तो क्या देखिए एक खरगोश दिख रहा है, यानी कुछ खरगोश क्या कार दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ पंखे कार खरगोश हैं, हाँ कुछ जो पंखे हैं ना खरगोश हैं, ये क्या दिख रहा है, खरगोश दिख रहा है। कुछ खरगोश यहाँ पर पंखा दिख रहा है, ये पंखा है, ठीक है ना। ये कुछ खरगोश पंखे दिख रहे हैं, ये सही बोल रहा है, ठीक है। दूसरा आपको सही बोल रहा है। जब दूसरा सही बोल रहा है ना तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बताओ, ठीक है ना, जिनका लघुत्तम समवर्तक 8611 और महत्तम समवर्तक यानी 1 है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बताओ, यानी यहाँ पर सवाल पूछ दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बताइए जिनका, देखिए बोल रहा है कि जिनका एल से लघुत्तम समवर्तक, यानी लघुत्तम समवर्तक कितना दिया है, यानी 8611 दिया है, ठीक है। और महत्तम समवर्तक कितना दे दिया, 1 दे दिया है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बताना है जिसका एलसीएम दे दिया है, एचसीएफ दे दिया है, तो क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। जैसे में देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, तो देखिए ना, तो लिखते हैं कि दो संख्याओं, ठीक है ना, दो संख्याओं, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल हो गया, ठीक है ना। दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो बराबर रखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल कितना होता है, देखिए यहाँ पर लसा दिखेगा, फिर गुना क्या करेंगे, मसा कर लेंगे, ठीक है ना। लसा और मसा करेंगे, तो लसा कितना दिया है, 8611 दिया है, फिर गुने मसा 11, इसको 1 दिया है, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8611 आ जाएगा,
यानी कितना गया 8611। तो 8611 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक कक्षा की परीक्षा में यानी 5 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत यहाँ पर 39.20 है और उनमें से 3 को प्राप्तांकों का औसत 41 है। तो यहाँ पर 41 है, तो शेष 2 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक कक्षा की परीक्षा में, ठीक है ना, एक कक्षा है उसमें परीक्षा हुआ है जिसमें बोल रहा है कि 5 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत यानी 39.20 है। 5 को जो छात्र हैं उसका इतना दे दिया है। अब बोल रहा है कि और उनमें से 3 प्राप्तांकों का औसत 41 है, तो बताना है कि 2 छात्रों का औसत जो है ना वो प्राप्तांकों औसत का यानी ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए कुछ करना नहीं है, इसमें क्या दिया है 5 छात्रों का औसत, तो 5 छात्र यहाँ पर दिख रहा है। 5 छात्रों का औसत कितना दिया है, तो 39.20 दिया है। इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। जब इसको गुना करेंगे ना तो यहाँ पर आपको 196 आ जाएगा, ठीक है, 196 आ गया। अब उसी प्रकार से देखिए बोल रहा है कि और 3 और उनमें से 3 प्राप्तांकों का औसत 41 दिया है, यानी 3 को के यहाँ पर कितना दिया है 41 दिया है, ठीक है ना, 41 को दे दिया है। 3 प्राप्तांकों औसत का योग कितना दिया 41 दिया है। अब इसको गुना करेंगे तो 3 एकम 3 होगा, 3 चौक 12 हो गया, यानी 123 आ गया, ठीक है, 123 आ गया। अब बताना है कि 2 छात्रों का प्राप्तांक है औसतों का ज्ञात करना है, यानी 2 को जब 2 को ज्ञात करना है तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं 2 छात्रों, ठीक है ना, 2 छात्रों के कुल, ठीक है, 2 छात्रों के कुल प्राप्तांकों, ठीक है, प्राप्तांकों औसत, ठीक है ना, प्राप्तांकों का प्राप्तांक है, प्राप्तांक रखेंगे, हाँ प्राप्तांक रखते हैं, ठीक है, प्राप्तांक है कितना आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको 196 दिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको 123 दिख रहा है, क्योंकि देखिए 5 को में से क्या करेंगे 3 को घटा लेंगे, 2 को बच जाएगा, इसको माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे ना तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो माइनस करने के बाद में और ये देखिए यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, और माइनस करने के बाद में, ठीक है ना, जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी माइनस करने के बाद में यहाँ पर आपको देखिए ये आपको 73 आ जाएगा, ठीक है, कितना गया 73 आ गया है। लेकिन 73 आ गया, लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे क्या पूछा है, औसत पूछा है ना, तो यहाँ पर औसत को रख लेंगे, ठीक है, यानी औसत अंक दिख रहा है, जिससे औसत अंक के मान लीजिए ना, औसत अंक कितना दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर आपको 73 दिख रहा है। अब 73 में क्या करेंगे 2 से भाग भी करेंगे ना, क्योंकि 2 छात्र के पूछ रहे हैं, तो 2 छात्र के जब भाग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, और इसमें कितने मर्त में काटेंगे, यानी 36.5 में, तो कितना आ गया, देखिए 36.5 आ गया है। तो 36.5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, क्योंकि 2 छात्रों का ये औसत प्राप्तांक अंक आ गया है। 36.5 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए यदि एक स्कूल में 95% छात्र उपस्थित है और 18 छात्र अनुपस्थित थे तो स्कूल के छात्रों की कुल संख्या बताइए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि एक स्कूल, बोल रहा है कि एक स्कूल में 95% छात्र हैं उपस्थित हैं, यानी 95% छात्र उपस्थित हैं, यानी आया हुआ है। अब बोल रहा है कि 18 छात्र अनुपस्थित थे, तो स्कूल में छात्रों के कुल कितना संख्या था बताना है, कुल संख्या बताना है। तो देखिए ना यहाँ पर जिसे लिखते हैं कि 95%, ठीक है, 95% अनुपस्थित है, ठीक है ना। आप यहाँ पर उपस्थित कितना है 5%, तब पहले 5% को यहाँ पर रखते हैं। देखिए ये 5% बराबर कितना दिख रहा है 18 दिख रहा है, क्योंकि 5% क्या ये उपस्थित हो जाएगा ना। जैसे देखिए ये 95% छात्र उपस्थित है, ये तो हमको दिख रहा है, लेकिन 5% अनुपस्थित है, अनुपस्थित का मतलब वो आया नहीं है। तो 5% बराबर क्या करेंगे, यहाँ पर दे दिया कि 18 छात्र अनुपस्थित हैं, तो 5% बराबर 18 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए 100% बराबर, तो 100% बराबर, तो इसको ये इधर ले जाएंगे, 18 दूनी के 36 आ गया, ठीक है, 36 आ गया, ठीक है ना। अब इसको 36 आ गया तो कुल कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा, क्योंकि 1 0 से 1 0 इसको इधर से काटेंगे, ठीक है ना। और तो कितना कट जाएगा, तो कुल आ जाएगा, कुल यहाँ पर छात्र दिख रहा है, ठीक है, तो कुल छात्र बराबर कितना आ जाएगा, ये 360 आ गया, ठीक है ना। तो आपसे वही बोला कि तो स्कूल के में
ठीक है। स्कूल के छात्रों की कुल संख्या बताइए, तो 360 आ गया है। तो 360 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।